तो सवेरे बोतल उसके ऊपर टेढ़ी छोड़ गया। क्यों बताइए आसमान में अभी दूसरे से आगे वो दोनों कर बोल
आप सभी का आज के माई एनईपी कंपटीशन की हरियाणा प्रांत की लॉन्चिंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी अपना माइक म्यूट रखेंगे और आज का कार्यक्रम हमारे माई एनईपी कंपटीशन की नेशनल जो लॉन्चिंग है वो अभी भी चल रही है, दिल्ली से चल रही है और आज हम इस समय 5 बजे माई एनईपी हरियाणा कंपटीशन की लॉन्चिंग हम यहाँ इस कार्यक्रम के माध्यम से करने जा रहे हैं। तो आज मैं आपके समक्ष हमारे आज के कार्यक्रम के अतिथियों का, विद्वान जनों का परिचय आप सभी के सामने कराना चाहता हूँ। सबसे पहले कार्यक्रम का शुभारंभ करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि हम सब लोग ब्रह्मनाद का उच्चारण करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि ओम की ध्वनि के साथ हम लोग आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। ओम। हमारे बीच में आज के हमारे कार्यक्रम के अतिथि हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। मैं उनका परिचय करवाना अपना दायित्व समझता हूं। सर्वप्रथम डॉक्टर सतीश कुमार जी, आप एनआईटी कुरुक्षेत्र के माननीय निदेशक हैं। आप एनआईटी कुरुक्षेत्र अक्टूबर 2016 से आप एनआईटी कुरुक्षेत्र का आपने पदभार ग्रहण किया। उसके पश्चात आपके परिचय में कई आकर्षक इंफॉर्मेशन जुड़ती हैं। आपने कई प्रमुख संस्थानों के सहयोग से भारत में सुपरसोनिक दहन के क्षेत्र में और DRDL हैदराबाद में इसकी संबंधित प्रशिक्षण सुविधाएं में अग्रणी काम किया है। यह आज एक प्रमुख हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम में सफल हो गया है, जिसका आपने हाल ही में सफल प्रक्षेपण किया है। 2016 में डॉक्टर सतीश कुमार जी को MTCR के तहत नए मिलने वाली टेक्नोलॉजी और सामरिक मिसाइलों के विकास के लिए 3 दशकों से अधिक के अनुभव के मद्देनजर प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें सामरिक मिसाइलों का डिजाइन और विकास शामिल है। आपके पास अपने क्रेडिट और US, चीन, रूस, जर्मनी और भारत में प्राप्त 2 पेटेंट के 40 से अधिक शोध पत्र हैं। डॉक्टर सतीश कुमार एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, हाई एनर्जी मटेरियल्स सोसाइटी ऑफ इंडिया, शॉक वेव सोसाइटी ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड
सस्टेनेबिलिटी के आजीवन सदस्य हैं। आप एरोस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया और कम्बिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के आजीवन सदस्य हैं और आप भारतवर्ष के प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं। आपका आज के कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं। दूसरा परिचय हमारे बीच में प्रोफेसर राजकुमार मित्तल जी। आप वर्तमान में चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी के माननीय कुलपति हैं। विद्यालय की शिक्षा दीक्षा कुरुक्षेत्र के श्रीमद् भगवत गीता विद्यालय में हुई। उसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में पीएचडी की उपाधि आपने ग्रहण की। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय और गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में शिक्षण कार्य आपने किया है। इसके पश्चात तीर्थकार महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद के आप फाउंडर वीसी रहे हैं और आप 5 साल तक वहां उप कुलपति के रूप में कार्य करते रहे। आप स्वदेशी जागरण मंच के उत्तर क्षेत्र के सह संयोजक हैं और विद्या भारती के भी आप पूर्व छात्र रहे हैं। आपका आज के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। हमारे बीच में विद्या भारती से श्रीमान माननीय सुरेंद्र कुमार अत्री जी, आप विद्या भारती उत्तर क्षेत्र के माननीय उपाध्यक्ष हैं। हमारे बीच में देव प्रसाद भारद्वाज जी, आप विद्या भारती हरियाणा के माननीय अध्यक्ष हैं। डॉक्टर ऋषिराज विशिष्ट जी, आप हिंदू शिक्षा समिति के माननीय अध्यक्ष हैं। डॉक्टर अवधेश पांडे जी, आप हिंदू शिक्षा समिति के माननीय मंत्री हैं। श्री चेतराम जी, आप ग्रामीण शिक्षा विकास समिति के माननीय मंत्री हैं। अभी हमारे बीच में संजय चौधरी जी, आप माई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कंपटीशन यानी माई एनईपी कंपटीशन के आप हरियाणा प्रांत के संयोजक हैं। आपका भी आज के कार्यक्रम में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से भी हमारे बीच में कार्यकर्ता जुड़ेंगे, तो उसके पश्चात आपका उनसे भी परिचय हम लोग कार्यक्रम के शुभारंभ में हम करवाते रहेंगे। हमारे बीच में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ेंगे श्रीमान विक्रांत खंडेलवाल जी, आप उत्तर क्षेत्रीय संगठन मंत्री हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के। माननीय प्राध्यापक श्री राजेंद्र धीमान जी, आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के हरियाणा के माननीय प्रदेश अध्यक्ष हैं। श्री सुमित जागलान जी, आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हरियाणा प्रांत के माननीय प्रांत मंत्री हैं। श्री श्याम सिंह रजावत जी, आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हरियाणा प्रांत के माननीय हरियाणा प्रांत संगठन मंत्री हैं। आप सभी का आज के कार्यक्रम में जुड़ने पर हार्दिक स्वागत है। मैं आज के कार्यक्रम की रूपरेखा एवं जानकारी हेतु कार्यक्रम के संयोजक श्रीमान संजय चौधरी जी से निवेदन करता हूं। विद्या भारती हरियाणा की तरफ से माई एनईपी कंपटीशन की आज के शुभारंभ के अवसर पर विद्या भारती हरियाणा आप सब महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। जैसा कि आप सबको विदित है कि आज राष्ट्रीय स्तर पर विद्या भारती हरियाणा द्वारा माई एनईपी कंपटीशन का शुभारंभ किया गया है। माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर पोखरियाल जी ने आज 3 बजे इसका शुभारंभ किया। आप सब लोग उसके अभिनंदन के पात्र हैं। और जो इसका मुख्य जो उद्देश्य है आज इस कंपटीशन का रहने वाला है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि अभी हमारे देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हुई है। उसके पीछे एक बहुत बड़े विद्वान लोगों का एक बड़ी रिसर्च रही है, उसके ऊपर वर्षों लगे हैं उसको बनाने के ऊपर। अभी उसका ड्राफ्ट तैयार हुआ है, फिर उसमें सभी जनता से पब्लिक से एडवाइस मांगी गई, फाइनल ड्राफ्ट बनकर तैयार हुआ है और वो लागू हो गया है। तो उसको लागू करने के लिए जो सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर्स है वो हमारा अध्यापक है और हमारा विद्यार्थी है। जब तक हमारा विद्यार्थी जागरूक नहीं होगा, अवेयर नहीं होगा, हमारी
जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति से कि इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उसके भविष्य के लिए क्या है, उसे उसको क्या मिलने वाला है, तब तक इस शिक्षा नीति का सफलता का प्रश्न चिन्ह लगता है। क्योंकि इसके ऊपर इतनी मेहनत की गई है, लेकिन कोविड-19 के दौरान हमारे स्कूल बंद होने के कारण हमारे विद्यार्थी विद्यालय में नहीं आ पा रहे हैं, जिसके कारण हमारे अध्यापक उनको बताने में अभी असमर्थ हैं कि उनके लिए, उनके भविष्य के लिए इस शिक्षा नीति के अंदर क्या क्या है। वैसे तो हम लोग अखबारों में डेली, अभी कल डॉक्टर सतीश जी का भी वक्तव्य पढ़ा हम लोगों ने, कल इन्होंने एक उस पर हिस्सा लिया था वेबिनार के अंदर, मैंने उनको सुना था, बड़ा अच्छा इनका वक्तव्य रहा उसके ऊपर। फिर भी मतलब कि ऐसे हमारे जो विद्यार्थी हैं वो अखबार में तो जरूर पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी अवेयर नहीं हो पा रहे हैं। तो विद्या भारती ने इस चीज का फैसला लिया कि बच्चों के अंदर, अध्यापकों के अंदर इस विषय को लेकर जाया जाए, क्योंकि अखबार पढ़ने से उनको केवल हम एक रटी टाइप बात तो बता सकते हैं, लेकिन उनको एक इंटरेस्ट पैदा करने के लिए, एक प्रतियोगिता करवाने के लिए उनके बीच में निर्णय लिया गया। उसी का एक निचोड़ निकल के आया माई एनईपी कंपटीशन, ताकि बच्चों के अंदर रुचि बने, वो अपनी शिक्षा नीति को जाने। उसी को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर हम माई एनईपी कंपटीशन लेकर आए हैं। इसके लिए आज www.mynep.in एक वेबसाइट हम लोगों ने आज लॉन्च की है। इसके ऊपर सभी लोगों को पंजीकरण करवाना है जो प्रतिभागी रहेंगे। इसके अलावा वो अपने जो सोशल मीडिया पे उनके टूल्स जो वो लोग यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, ट्विटर या यूट्यूब यूज करते हैं, वो यूज करने वाले हैं। इस पूरे जो कंपटीशन को 3 हमने इसको वर्ग में रखा है। पहला वर्ग है कक्षा 9 से 12 तक का, दूसरा है यूजी और पीजी के विद्यार्थी, और तीसरा है जो आम नागरिक। हमने 3 ग्रुप में कंपटीशन करवाने वाले हैं, और उन सब में क्विज भी होगी और 5-5 प्रतियोगिता होगी, जिसके बारे में मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले तो आज जो जैसे 11 तारीख को आज इस इवेंट का उद्घाटन हुआ है, 11 से लेकर 24 सितंबर तक इस वेबसाइट के ऊपर प्रतिभागियों का पंजीकरण किया जाना है, रजिस्ट्रेशन होना है। उस दौरान उसके ऊपर ऑनलाइन क्विज भी होनी है। 25 तारीख को माननीय दीनदयाल जयंती जी के जयंती के उपलक्ष्य के दिवस से लेकर 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक के बीच में ये सारा प्रतियोगिता रहने वाली है। इस दौरान जितने जो प्रतिभागी होंगे वो अपना जो उन्होंने कंपटीशन में हिस्सा लिया है, जो उन्होंने तैयार किया है, वो सारा वो उसके ऊपर अपलोड करेंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर, या जो उनका सोशल हैंडल्स है उसके ऊपर वो रहेंगे। और 5 अक्टूबर को इसका निर्णय आने वाला है प्रतियोगिता। सबसे पहले मैं थीम की बात करता हूं, तो हमारे यहाँ पर इसमें 4 थीम हम लोगों ने चयन की है। सबसे पहला है भारत केंद्रित शिक्षा, भारत सेंट्रिक एजुकेशन, कि जो शिक्षा हमें भारतीय का ज्ञान करवाएगी वो शिक्षा है। होलिस्टिक एजुकेशन है, समग्र शिक्षा है। ज्ञान आधारित समाज और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन, ये 4 थीम हमारे इसमें रहने वाले हैं। इन 4 थीमों के ऊपर ये कंपटीशन, प्रतियोगिता रहेगी। इस पर जैसे मैंने आपको बताया कि इस वेबसाइट के ऊपर 13 भाषाओं के अंदर कंटेंट्स रहने वाला है, टेक्स्ट की फॉर्म में और वीडियो की फॉर्म में। इसके ऊपर हमारी टीम ने बहुत ज्यादा मेहनत की हुई है। तो क्योंकि हमारा जो देश है वो एक बहुआयामी देश है, बहुभाषी देश है, लेकिन हमारी जो 13 भाषाएं हमने इसमें चुनी है, उसमें हिंदी है, अंग्रेजी है, मराठी है, गुजराती है, मलयालम है, तमिल है, कन्नड़ है, पंजाबी है, बंगाली है, संस्कृत है। अगर मैं हरियाणा की बात करता हूं तो मुख्यतः हरियाणा में हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी का यूज किया जाता है। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि क्योंकि संस्कृत हमारी एक बहुत प्रचलित भाषा है, तो हम लोग हरियाणा के अंदर हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी और संस्कृत का भी प्रयोग करेंगे तो हमारे सबके लिए बेहतर रहेगा। इस दौरान हम लोग जो 11 से लेके 25 तक का जो पंजीकरण रहने वाला है, इसके ऊपर एक हम क्विज कराने वाले हैं। जो लोग उसे पंजीकरण कराएगा उसकी ऑनलाइन क्विज होगी, और वो क्विज जो हमारी वेबसाइट पर वीडियो होगी और जो उसके ऊपर टेक्स्ट मिलेगा उस पर आधारित होगी। और जो एनईपी में प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में जो प्रतिभागी हिस्सा लेगा वो उसको एक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, जो वो वेबसाइट से डाउनलोड कर सकता है और उसको सोशल मीडिया पर भी वो पोस्ट कर सकता है। अगर हम बात करते हैं वर्ग अनुसार कंपटीशन की, वर्ग 1 में जैसे मैंने आप लोगों को बताया, कक्षा 9 से 12 तक का जो हमारा पहला वर्ग है, उसमें 5 कंपटीशन होने वाले हैं। उसमें 2 मिनट के भाषण की कोई वीडियो, बच्चा अगर 9वीं से 12वीं का है 2 मिनट के भाषण की वीडियो बनाएगा। दूसरा है जो हस्तनिर्मित जो पोस्टर है, हैंडमेड पोस्टर बनाएगा।
माननीय प्रधानमंत्री जी को एक के नाम पे पत्र लिखेगा वो, कि उन्होंने शिक्षा नीति के अंदर उसको क्या जानकारी मिली उसके बारे में पत्र लिखेगा। और उसके अलावा 300 शब्द का निबंध, और 5वां है मीम बनाओ प्रतियोगिता। ये 5 जो कंपटीशन है ये 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के रहने वाले हैं। इसके अलावा जो हमारी कैटेगरी 2nd और 3rd है यूजी और पीजी के लिए और आम जनता के लिए, उसमें एक शॉर्ट्स फिल्म वो लोग बनाएंगे जिसका जो अवधि होगी 2 मिनट 20 सेकंड रहेगी। कोई डिजिटल पोस्टर मेकिंग होगा, पेंटिंग होगी, कोई हैंडमेड पोस्टर होगा। तो जैसे हमारे चौथा जो रहने वाला है, जैसे हमारे जो युवा हैं आजकल वो ट्विटर हैंडल पे उनका काफी जोर रहता है, वो ट्विटर हैंडल काफी यूज करते हैं, तो उनके लिए एक अच्छा मौका है। वो एक थ्रेड होता है, वहाँ पे उस मिनिमम थ्रेड बनाए, मैक्सिमम थ्रेड का यूज करें और मिनिमम 8 ट्वीट उसके ऊपर यूज करेगा। और 5वां उसके लिए रहने वाला है मीम बनाओ प्रतियोगिता। ये 5 प्रतियोगिता हम तीनों वर्ग में हम लोग करने वाले हैं। और अगर हम परिणाम की बात करते हैं तो इसका रिजल्ट जैसे मैंने पहले बताया आपको कि 5 अक्टूबर को आने वाला है। 5 अक्टूबर को परिणाम आएगा इसका। इसके लिए हमने राष्ट्रीय स्तर पर 1st, 2nd, 3rd पुरस्कार रखे हुए हैं और 10 विशेष उल्लेख पुरस्कार हम लोगों ने इसके लिए रखे हैं, जिसकी पुरस्कार से प्रथम पुरस्कार के लिए 10,000 रुपए, 2nd के लिए 5,000 रुपए और 3rd के लिए 3,000 रुपए है। और जो विशेष उल्लेख पुरस्कार है उसकी राशि 1,000 रुपए रहने वाली है। सभी भाषाओं में अलग अलग प्रतियोगिताओं में अलग अलग प्राइज मिलेंगे और जो प्रतिभागी किसी सफल होने में सफल रहेंगे उनके लिए इसमें पार्टिसिपेशन के लिए, कंपटीशन के लिए उसको प्रमाण पत्र मिलेगा। देखिए जब भी कोई प्रतियोगिता करवाई जाती है उसके लिए कुछ ना कुछ मानक और कुछ नियम बनाए जाते हैं, तो हम लोगों ने भी अपनी इस प्रतियोगिता के लिए मानक और नियम बनाए हैं। सबसे पहले तो यही है कि जो हमारा जो कंपटीशन में जो हिस्सा लेंगे वो केवल हमारी जो WWMYNEP है उसके ऊपर ही उसके पंजीकरण करवा सकते हैं, उसके अलावा कहीं और पंजीकरण नहीं करवा पाएंगे। उससे अगला है कि जिसके लिए टाइम बाउंड रखा गया है, 25 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक के बीच में जो अपलोड कर पाएगा उसी को हम लोग मान्य करेंगे, बाकी को हम लोग उसमें प्रतियोगिता में नहीं लेंगे। इसके अलावा हर प्रतिभागी केवल एक ही अकाउंट बनाएगा और एक ही अकाउंट पर वैसे वो 500 कंपटीशन में हिस्सा ले सकता है, उसमें भी वो हिस्सा लेगा। हमारा एक हैशटैग है, उस हैशटैग MyNEP कंपटीशन के नाम से ही वो अपने सारे के सारे जो भी उसने बनाया है वो सारा अपने सोशल मीडिया पे, वेबसाइट पर वही उसी से अपलोड करेगा, उसके अलावा अपलोड नहीं करेगा। उसके अलावा जो हमारा विषय है, हमारा प्रतिभागी हमारे विषयों से भटकेगा नहीं, वो हमारे विषयों पर ही काम करेगा। इसके अलावा जो सोशल मीडिया के जो रूल्स और रेगुलेशंस है वो उसके ऊपर फॉलो करेगा। ये कुछ रूल्स और रिगल्स हम लोगों ने बनाए हैं। इसके अलावा एक हमारे इसके ऊपर एक विशेष जो हम लोगों ने इसमें थोड़ा स्ट्रेस दिया है, एक NEP एम्बेसडर्स हम लोगों ने इसमें नियुक्त कर रहे हैं। NEP एम्बेसडर का मतलब क्या है कि कोई भी वॉलंटरी इसमें हिस्सा ले सकता है और हमारी वेबसाइट पे इसका ऑप्शन है। और जो NEP एम्बेसडर्स है वो उसको इसमें काम करने के लिए प्रमाण पत्र दिया जाएगा, वेबसाइट से डाउनलोड कर सकता है। उसको करना क्या है कि केवल अवेयरनेस करना है, बच्चों में अवेयरनेस डालनी है। सोशल मीडिया की तरफ जो हम लोग कंटेंट्स डालेंगे, पोस्टर बनाएंगे अवेयरनेस के लिए, अपने सोशल मीडिया सोशल हैंडल्स का यूज करना है लोगों को अवेयर करने के लिए। अभी इसमें एक हम लोग एक प्लेस भी हम लोगों ने एक जारी की है कि जितने भी हमारे विद्यालय है, महाविद्यालय, कॉलेजेस हैं, वो एक प्लेस हम हमारे वेबसाइट पे है वो उसको लें और बच्चों को दिलवाएं, ताकि एक उनके लिए बड़ा अच्छा अवसर है। कितना बड़ा हवन यज्ञ है जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इस पे कितने विद्वानों ने काम किया है। हमारे लिए बहुत मौके की बात है कि हमारे जो इंस्टीट्यूट्स है वो इसमें हिस्सा लें और अपने आप को पुण्य के इस काम में अपने आप को भागीदारी करें। इसके अलावा हम लोगों ने एक इंटरेक्टिव व्हाट्सएप फीचर इसमें डाली है। हम लोग एक व्हाट्सएप का एक नंबर हम लोग जारी करने वाले हैं। उसमें व्हाट्सएप नंबर में जैसे भी कोई आपको क्वारीज हो, जैसे भी आप डालोगे, तुरंत ऑटोमेटिकली वो उसके बारे में, उसके रजिस्ट्रेशन के बारे में या कोई भी प्रतियोगिता के बारे में होगी वो जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि केवल ये हमारे विद्या भारती के विद्यालयों के लिए नहीं है या जो हमारे विचार के लोगों के लिए नहीं है। हमारा आप लोगों से अनुरोध है कि आपके आसपास जितने भी स्कूल्स हैं, चाहे वो सरकारी हैं, प्राइवेट हैं,
आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके जान पहचान वाले, अपने पड़ोसी, उन सबको जरूरत है नई शिक्षा नीति की। आप उन सबको अवेयर कीजिए, उन सबको प्रोत्साहित कीजिए कि किसी भी वो कम से कम एक प्रतियोगिता या 2 प्रतियोगिता में अपने को भी हिस्सा ले, अपने बच्चों को भी हिस्सा ले। हमारे आज वक्ताओं के बाद एक छोटा सा एक वीडियो है 6 मिनट का, हम आपको वो दिखाने वाले हैं। मेरा अनुरोध है कि हमारे आज के हिमांशु ठाकुर जी से आगे की कार्रवाई। धन्यवाद। धन्यवाद संजय चौधरी जी। जैसा कि इन्होंने माई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, धन्यवाद संजय चौधरी जी। जैसा कि संजय चौधरी जी ने माई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की पूरी जानकारी हम सबके बीच में रखी है। आज कार्यक्रम में जुड़ रहे सभी विद्वान जनों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोग समय रहते हमारे कार्यक्रम से जुड़े हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से भी जो प्रांत के संयोजक रहेंगे, सरोज कुमार जी, आप फरीदाबाद के जिला प्रमुख हैं। आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से माई एनईपी प्रतियोगिता के हरियाणा के प्रांत के संयोजक रहेंगे। आप सभी का आज के कार्यक्रम में एक बार फिर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज के कार्यक्रम में हमारे बीच में पहुंचे चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर आर.के. मित्तल जी से मैं निवेदन करता हूं कि वो आज के इस ऑनलाइन लॉन्चिंग माई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हरियाणा प्रांत के कार्यक्रम में आप अपना विषय हम सभी के बीच में रखें। मैं निवेदन करता हूं प्रोफेसर आर.के. मित्तल जी से। धन्यवाद। आर.के. मित्तल सर से निवेदन है अपना वॉइस अनम्यूट करिए प्लीज। जी 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 सर। विद्या भारती हरियाणा द्वारा आयोजित माई न्यू एजुकेशन पॉलिसी कंपटीशन का आज शुभारंभ हुआ। इसके लिए आप सबको बधाई। और मुझे इस कार्यक्रम में जुड़कर बहुत प्रसन्नता हुई। आज कार्यक्रम में उपस्थित माननीय डॉक्टर देव प्रसाद भारद्वाज जी, माननीय डॉक्टर ऋषि राज जी, डॉक्टर अवधेश पांडे जी, श्री चेतराम जी, श्री रवि जी और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से माननीय श्री विक्रांत जी, श्री श्याम जी रजावत जी, डॉक्टर राजेंद्र धीमान जी, इस कार्यक्रम के आयोजक श्री संजय चौधरी जी, उपस्थित सभी शिक्षक बंधुओं बहनों, आप सबको मैं सादर प्रणाम करता हूं। और जैसा कि इस कार्यक्रम के शुरू में ही बताया गया कि माई न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसका जो कार्यक्रम का आयोजन का मुख्य उद्देश्य यही है कि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 34 वर्ष बाद भारत को मिली, इसमें आधारभूत परिवर्तन हुए, सोच बिल्कुल बदली। हम सब जानते हैं कि इन 34 वर्षों में वैश्वीकरण आया। वैश्वीकरण के कारण कुछ आज हम कहते हैं कि 21st सेंचुरी विद्यार्थियों को स्किल चाहिए, कौशल चाहिए, जैसे लीडरशिप का, कम्युनिकेशन का और कोऑर्डिनेशन का, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन का। ये कुछ नई तरह की स्किल्स हैं
जो आज वैश्वीकरण के दौर में हम सबको या नवयुवकों को चाहिए। इसके साथ साथ ये देखा गया कि जो शिक्षा है वो नौजवानों को रोजगार देने में सफल नहीं रही, क्योंकि वो शिक्षा एक प्रैक्टिकल एजुकेशन नहीं थी, क्लासरूम बेस ज़्यादा थी, और जिसके कारण हम जो किताबी ज्ञान है उसके ऊपर ज़्यादा हमने जोर दिया, व्यवहारिक ज्ञान को हम किसी तरीके से नहीं ला पाए, और जिसके कारण आज हम पूरे के पूरे देश में भी ये देख रहे हैं कि एक जॉबलेस ग्रोथ या एक बच्चों को रोजगार की एक बहुत बड़ी भयंकर समस्या देखने को मिलती है। और जितने भी सर्वे हैं वो सभी यही बताते हैं कि जो ग्रेजुएट पढ़कर निकलते हैं वो 20-30% से ज़्यादा उनको रोजगार, उनकी एम्प्लॉयबिलिटी उनकी नहीं है। इसी तरीके से जो शिक्षा थी वो अंग्रेजी पर आधारित थी, जिसके कारण हम अपना जो क्षेत्रीय विकास था, जो क्षेत्रीय संसाधन थे उनका भी सदुपयोग नहीं कर पाए, एजुकेशन को अपने आस पड़ोस और अपनी आस पड़ोस की समस्याओं से जोड़ नहीं पाए, और ना ही एक कहें कि एक ग्लोबल सिटीजन और ऐसे सिटीजन का निर्माण कर पाए जो देश के बारे में सोचता हो, जो समाज के बारे में सोचता हो। और पर्यावरण और इस जो वैश्वीकरण का दौर आया, या हम कहें कि पाश्चात्य का जो दौर चला, उसने एक उपभोगवाद को जन्म दिया, और जो हमारी जो भारत का मूलभूत कहें कि वैल्यूज थी उनसे हमें दूर किया। इन सब के कारण एक नई शिक्षा नीति की जरूरत थी, जो 2020 की जो शिक्षा नीति है उनमें इन समस्याओं को समाधान इनका ढूंढने का प्रयत्न किया गया, और इसीलिए जितने भी इसमें परिवर्तन किए गए या नए नए जो कदम उठाए गए, इनको आम व्यक्ति तक, बच्चों तक और शिक्षकों तक और सामान्य जनता तक जब तक हम इनको नहीं ले जाएंगे, तब तक इसका जो वांछित परिणाम है वो नहीं निकल पाएगा। हम ज़्यादातर इस शिक्षा नीति में जब भी कोई सेमिनार अटेंड करते हैं तो एक ही बात कहते हैं, शिक्षा नीति बहुत अच्छी है, भविष्य की ओर ले जाती है और बच्चों के सर्वांगीण विकास की तरफ ये बात करती है, मगर इसकी जो सक्सेस है वो इसके क्रियान्वयन के ऊपर निर्भर करेगी, ये बात हम सभी कहते हैं। तो मुझे लगता है कि क्रियान्वयन किसी भी स्कीम का इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि उस पॉलिसी के बारे में, उन नीतियों के बारे में लोगों की जागरूकता कितनी है। तो विद्या भारती द्वारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर इस कंपटीशन के माध्यम से, लेखन के माध्यम से, क्विज़ के माध्यम से और जो नए नए कार्यक्रम किए जाएंगे ऑनलाइन ऑफलाइन, इनके माध्यम से जो जागरूकता पैदा की जाएगी, कैपेसिटी बिल्डिंग का जो काम किया जाएगा, ये अपने आप में इस नई शिक्षा नीति की सफलता सुनिश्चित करेगा। ये शिक्षा नीति, मैं इसको बहुत विस्तृत में नहीं जाना चाहूँगा, मुख्य रूप से कुछ बातों के ऊपर कहूँगा, क्योंकि मैं अर्थशास्त्र से संबंधित हूँ और यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर रहा हूँ। तो हमारे सामने एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आज विद्यार्थियों को हम देखते हैं वो है उनके स्किल डेवलपमेंट की, स्किल के ऊपर कैसे काम किया जाए। और जैसे मैंने बताया कि रोजगार की एक बहुत समस्या है। इस शिक्षा नीति में विद्यार्थियों के होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात कही गई। विद्यार्थियों को एक अलग अलग टुकड़ों में शिक्षा ज्ञान ना देकर, चाहे वो आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, उनको इकट्ठे रूप से ज्ञान की बात कही गई है। जैसे कि हम कोविड में भी आज देखें, कोविड ने जो समस्या है कोविड की, वो कोई एक मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ हम देखते हैं सिक्योरिटी के लोग भी चाहिए, पुलिस के लोग भी चाहिए, इसमें लॉजिस्टिक भी चाहिए, बिजनेस भी इससे प्रभावित हुआ है। ये सारी जो समस्या, ये ज्ञान होता है, इस ज्ञान को विस्तृत रूप से, समग्र रूप से देखने की जरूरत है। इस शिक्षा नीति में सबसे बड़ी बात जो है वो ज्ञान की समग्रता के ऊपर है, विद्यार्थियों के होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर है।
ज़्यादातर हम पहले ये मानते थे कि ज्ञान जो है वो केवल जो हमारी क्लासरूम टीचिंग है वहाँ से मिलता है, जबकि इस शिक्षा नीति में अब कहा गया कि चाहे आप खेल का मैदान हो, चाहे वो डांस हो, ड्रामा हो, फोटोग्राफी हो, सोशल सर्विस हो, या गांव में आप जाते हो वहाँ से कुछ सीखते हो, ये सारे के सारे आपके ज्ञान के स्रोत हैं। इन सबसे ज्ञान मिलता है। कुरिकुलम और एक्स्ट्रा कुरिकुलर एक्टिविटी के बीच का जो डिफरेंस था उस को इस शिक्षा नीति ने दूर किया और ज्ञान को एक समग्रता से लिया। इससे मुझे लगता है बहुत बड़ा एक परिवर्तन इस दिशा में आने वाला है, ताकि विद्यार्थी इसको, उनका शारीरिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा, बौद्धिक विकास होगा और उनका आध्यात्मिक विकास भी होगा। जो हमारा पंचकोश का सिद्धांत है उसको इम्प्लीमेंट करने में इस नीति से मदद मिलेगी। एक तो ये है। दूसरा जो इस नीति में कहा गया, जो मैं हायर एजुकेशन से, जैसे मैंने बताया कि यूनिवर्सिटीज और हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो मल्टी डिसिप्लिनरी होंगे, यानी कि जैसे हम यहाँ पर कोई साइंस का नहीं होगा, साइंस के साथ साथ उसमें कॉमर्स, आर्ट्स, मेडिकल, इंजीनियरिंग, और ऐसे ही यदि कोई इंजीनियरिंग है तो उनको भी ये ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेज और लैंग्वेज और इस तरह के डिसिप्लिन है वो बच्चों को ऑफर करने पड़ेंगे, जिससे कि बच्चों की सोचने की जो क्षमता है, वो ज्ञान की जो दिशा है, वो एक विस्तृत रूप से बढ़े और एक बच्चों की जो लिमिटेड सोच है उससे हमें मुक्ति मिले। तो ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज को डेवलप किया जाएगा, इंस्टीट्यूशंस को डेवलप किया जाएगा, और इसके कारण जो अल्टीमेटली यूनिवर्सिटीज होंगी वो रिसर्च की तरफ या टीचिंग की तरफ, जैसे उनकी स्ट्रेंथ होगी उसकी तरफ वो धीरे धीरे करके जाएगी। इसी तरीके से जो हमारे कॉलेजेस होंगे उनको ऑटोनॉमस कॉलेजेस बनाया जाएगा, यानी 15 साल के बीच में उनको एक ग्रेडेड ऑटोनॉमी की बात कही गई है। जैसे जैसे कोई इंस्टीट्यूशन अपनी कैपेसिटी डेवलप करेगा उनको धीरे धीरे डिग्री अवार्डिंग जो पावर है वो दे दी जाएगी। आज क्या है कि कुछ यूनिवर्सिटीज हमारे यहाँ ऐसी हैं, जैसे आगरा यूनिवर्सिटी भारत में देखें या इवन हरियाणा के देखें तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, एमडी यूनिवर्सिटी, इनको 300-400 कॉलेजेस इनके साथ एफिलिएटेड हैं, और यूनिवर्सिटीज अपने जो डिपार्टमेंट हैं वहाँ पर जो उनका मुख्य शिक्षण का कार्य है, जो रिसर्च का कार्य है, उसको वो सही तरीके से नहीं देख सकते। ज़्यादातर ध्यान उनको कॉलेजेस के एडमिनिस्ट्रेशन में लगता है। उससे छुटकारा पाने के लिए जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये कॉलेजेस हैं, इनको ऑटोनॉमस बनाया जाएगा 15 साल के बीच में। ये एक बहुत बड़ी सोच पैदा हुई, क्योंकि जब हम किसी को ऑटोनॉमस बनाते हैं तो उसके साथ उसकी अकाउंटेबिलिटी भी आती है। वो इंस्टीट्यूशंस को ही फिर अल्टीमेटली अपनी क्वालिटी वगैरह को देखना पड़ेगा, ताकि वो अपना जो सिस्टम है, इंटरनल गवर्नेंस सिस्टम, उसको भी वो इम्प्रूव कर सके। तो ये एक मैं कहना चाहूँगा एक दूसरा जो मुख्य कदम था वो इस नई शिक्षा नीति में हमें मिला। और जो तीसरी बात है वो ये है कि एक जो इसके ऊपर ये स्टूडेंट सेंट्रिक शिक्षा नीति, यानी जो ज़्यादा जो क्या कहें कि भाई स्टूडेंट इज किंग, स्टूडेंट इज किंग मीन्स कि स्टूडेंट को ऑप्शंस होंगे कि 4 साल का डिग्री का कोर्स है, उसमें 1 साल करता है तो उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 2 साल करता है तो वो उसको डिप्लोमा मिल जाएगा, 3 साल करता है तो डिग्री मिलेगी, और 4 साल करता है तो डिग्री रिसर्च मिलेगी। तो इसमें एंट्री एग्जिट स्टूडेंट अपने हिसाब से ले सकता है। ये एक बहुत बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। आज के दिन जो समस्या है वो कई बार हम ये देखते हैं कि जैसे विद्यार्थी एंटर करता है, किसी कारण से घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, या उसका वो पढ़ाई ठीक तरीके से नहीं कर सकता, या कोई अपना काम धंधा कर सकता है, या उसके बीच में नौकरी लग जाती है, तो वो अपनी डिग्री को बीच में छोड़ नहीं सकता। अब इस नई शिक्षा नीति में एंट्री एग्जिट पॉइंट मल्टीपल होंगे, अपनी इच्छा से वो कभी एंटर कर सकता है, एग्जिट कर सकता है। ये एक बहुत बड़ी सुविधा है, और मुझे लगता है इससे जो भारत में अभी तक एक उद्यमशीलता की जब हम बात करते हैं, आज भारत में ज़्यादातर लोग
गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ जाते हैं, मगर जरूरत है कि लोग अपना काम करें। अपना काम जब उनको मल्टीपल एंट्री एग्जिट हम पॉइंट देंगे तो कोई व्यक्ति अपना काम बीच में थोड़ा ज्ञान प्राप्त करके काम करने की सोच सकता है और बाद में थोड़े दिन के बाद फिर दोबारा आ सकता है। इससे इस शिक्षा को एक कहना पड़ेगा कि फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, लचीलापन आएगा और उद्यमशीलता बढ़ेगी और जो विद्यार्थी हैं उनको भी इससे एक काफी मदद मिलेगी। और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा इसमें शिक्षा नीति में जो कदम उठाया गया है वो है क्रेडिट्स के बारे में, कि जो विद्यार्थी है क्या कहेंगे उसको, बैंक बनाया जाएगा एक क्रेडिट का, जिसमें कोई विद्यार्थी किसी टाइम जहां भी पढ़ाई कर सकता है। मैंने यहाँ पर आर्ट्स का कोर्स कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से किया और कोई दूसरा डांस ड्रामा का कोर्स बॉम्बे यूनिवर्सिटी से किया, चौथा कोर्स मैंने JNU से किया। इनके जो क्रेडिट इकट्ठे होंगे ये एक बैंक में उसके नाम से इकट्ठे हो जाएंगे और जितने क्रेडिट के ऊपर एक डिग्री मिलती है वो उसको डिग्री को हासिल कर पाएगा। तो जहां से अच्छी एजुकेशन एक फ्लेक्सिबल मोड में किसी को मिल पा रही है उसको वो ले पाएगा और उससे उसका ज्ञान भी बढ़ेगा और उसकी रुचि के हिसाब से वो अपनी शिक्षा को प्राप्त कर पाएगा। ऐसा इस शिक्षा नीति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो कदम है वो उठाया गया है। इससे भी बच्चों को लाभ मिलेगा। और चौथा पॉइंट ये है कि इसको इंटरनेशनलाइजेशन हुआ है। जो बाहर की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज हैं उनको इंडिया में अपने इंस्टीट्यूट खोलने की मदद मिलेगी और यहाँ के इंस्टीट्यूट हैं जो वो बाहर जाएंगे। आज जो बाहर से बच्चे आते हैं वो लगभग भारत में 40-45 हजार के करीब होंगे मेरे ख्याल में, और जो यहाँ से जाते हैं वो 5-6 लाख के करीब बाहर इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं। इससे बहुत ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज का फ्लो होता है। यदि वो ये क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर रुक जाएं, यहीं पर खुल जाएं, तो उससे जो बाहर विदेशों में हमारा जो फंड्स ट्रांसफर होते हैं या मनी जाती है उसको भी रोकने में मदद मिलेगी। और जब अच्छा इंस्टीट्यूट बाहर का यहाँ पर शिक्षा देगा तो उसके हमारे जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स हैं उनको भी अच्छी अच्छी जो प्रैक्टिसेस शिक्षा के क्षेत्र में होती हैं उनको अडॉप्ट करने में सहायता मिलेगी, क्योंकि कंपटीशन इससे थोड़ा बढ़ेगा और जो वो अच्छी प्रैक्टिस अडॉप्ट करते हैं हम भी उसको अडॉप्ट करने की सोचेंगे। इसी के साथ साथ एक बहुत अच्छा इसमें किया है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाई है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो भारत में इनोवेशन और जो रिसर्च है वो कहीं पिछड़ जाती है और जो हमारा टोटल रिसर्च के ऊपर खर्चा है वो भी 0.67% ऑफ GDP हम कहते हैं। पेटेंट फाइलिंग में भी हमारा बहुत लिमिटेड सी पेटेंट फाइलिंग होती है। चाइना का केस ले, अमेरिका का केस ले, ये कई लाखों में करते हैं और हम हजारों में करते हैं। और कुछ ही इंस्टीट्यूशंस में पेटेंटिंग और रिसर्च बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है और जो रिसर्च होती भी है वो जो लोकल हमारा क्षेत्र है, जो स्थानीय क्षेत्र है, लोकल एरियाज, उनकी प्रॉब्लम्स को वो एड्रेस नहीं करती, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करती। जैसे मैं भिवानी में हूँ तो भिवानी के लोकल इंडस्ट्रीज हैं उसकी क्या समस्या है, यहाँ पर पानी की समस्या है तो साफ पानी कैसे मिले, यहाँ पर जो भूमि है उसकी टॉक्सिसिटी ज़्यादा है या वहाँ पर डिजर्ट है तो उसको कैसे रोका जाए। यदि ये लोकल प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखकर हम रिसर्च करेंगे तो इससे पूरे क्षेत्र का भला होगा, लोगों का भला होगा, समाज का भला होगा और पूरा भारत का विकास होगा। इसके लिए एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया है जिसमें काफ़ी फंड होंगे। जितनी भी एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं वो पहले की तरह चलती रहेंगी, मगर इसके तरीके इस नेशनल रिसर्च फाउंडेशन से एक अच्छी क्वालिटी के प्रोजेक्ट देश में लाने में मदद मिलेगी, कोऑर्डिनेशन उनका करने में मदद मिलेगी और इससे रिसर्च को आगे मैं कहूँ कि प्रमोट करने में भी मदद मिलेगी। तो इसी तरीके से और हमारे बहुत सारे स्टेप्स इसमें उठाए गए। समय है अभी या इसको जल्दी वो करना है? जी 5 मिनट है। 5 मिनट हैं। तो इस तरीके से ये है और भी बहुत सारे कदम हैं। जैसे शिक्षा, पहले हमारा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स MHRD डिपार्टमेंट होता था, अब इसका नाम होगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, क्योंकि एक मानव को रिसोर्स नहीं लेते, रिसोर्स एक मानव चेतन है और चेतना है उसमें और एक
शिक्षा जो है वो अपने आप में पूरी की पूरी एक सही उसका एक डेवलपमेंट का इंडिकेटर माना जाता है। तो इसका एक सही दृष्टि से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नाम रखा गया। ये एक बहुत अच्छा इसमें प्रयत्न है, कदम है, सराहनीय कदम है। जो शिक्षा के ऊपर खर्च किया जाएगा, ये बहुत बड़ा काफी समय से एक टारगेट रहा है कि जो भारतीय जीडीपी है उसका 6% इस पे जीडीपी का शिक्षा के ऊपर खर्च किया जाएगा। जब खर्च बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि जो हमारी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने में मदद मिलेगी और इसके साथ जो क्वालिटी है इसको भी स्ट्रेंथन करने में इससे सहायता मिलेगी। और जो मैं ये कहूँ कि इसमें कुछ ऐसी बातें कुल मिलाकर देखने को मिलती हैं शिक्षा नीति में कि जो हमारा इस सरकार का एक आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मिशन है आत्मनिर्भर भारत बनाना, आत्मनिर्भर भारत बनाने में जो इन्होंने सरकार ने जो नए नए अपने इनिशिएटिव लिए, जैसे मेक इन इंडिया, स्टार्टअप और इसी तरीके से डिजिटल इंडिया, इन सबको कैसे प्रयोग करके लोकल प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखकर शिक्षा को कैसे आगे लिया जाएगा, जिससे कि लोग जो हमारे स्किल है, लोकल स्किल है, उसको भी लर्न करें, जो स्थानीय प्रॉब्लम्स हैं उनको भी सॉल्व करें। और शिक्षा का जो इस नीति में देखेंगे आप, वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर बहुत सिग्निफिकेंटली इम्प्रूवमेंट है। हमारे यहाँ जो वोकेशनल एजुकेशन का जो कंट्रीब्यूशन है वो 5% के करीब लोग वर्कफोर्स का मानते हैं। साउथ कोरिया में लगभग 90% के ऊपर है, अमेरिका में भी 50% और इससे ज़्यादा है, जापान, जर्मनी, सब में 50-55% वोकेशनल एजुकेशन से ट्रेनिंग लोगों की, वर्कर की मिलती है। भारत में ये 5-6% ऐसे ट्रेन है। अब वोकेशनल एजुकेशन की प्रॉब्लम ये है कि इसको बहुत ज़्यादा लोग एक लुक्रेटिव नहीं है, अच्छी नहीं मानते। जिसका विद्यार्थी का अच्छे इंस्टीट्यूशंस में, अच्छी डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन में एडमिशन हो जाता है, वो वहाँ ले लेता है, और जो बाकी कुछ बचते हैं, नहीं किसी को कुछ समझ आता, तो वो वोकेशनल कोर्सेज में आते हैं। तो वोकेशनल कोर्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए इस नीति में 6ठी क्लास से 8वीं क्लास तक कोई ना कोई एक फन के रूप में, चाहे वो कारपेंट्री हो, गार्डनिंग हो या कुछ और इस तरह की गतिविधियां हो, बच्चों को लगाया जाएगा और आगे इसको +2 तक ले जाया जाएगा और हायर एजुकेशन में भी इसको ले जाएगा। नेशनल जो एक नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क जो AICTE ने दिया है, इसी तरीके से हायर एजुकेशन के अंदर भी आउटकम बेस्ड एजुकेशन को लेकर एक क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क बनाया जाएगा, जो दोनों को मैच किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि इस वोकेशनल एजुकेशन के द्वारा लोगों को ट्रेन किया जाए, बच्चों का इसके प्रति रुझान पैदा किया जाए, ताकि उनको डिग्री के बाद रोजगार की जो समस्या आती है वो समस्या इसमें ना आए। एक ये इसमें बहुत अच्छा कदम उठाया गया है। डिजिटल एजुकेशन के ऊपर बहुत जोर है और इसके लिए इसको डिजिटल नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम बनाया जाएगा, जो भारत की जो स्थानीय भाषा है उसमें भी कंटेंट को डिजिटल किया जाएगा, ताकि बच्चों तक डिजिटली जो ज्ञान है वो प्रदान किया जाए। इसी तरीके से अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जो बच्चे के समग्र विकास के लिए शुरू से ही उसके बच्चे के विकास का ध्यान रखना और अंत तक एक एजुकेशन 5+3+4 जो सिस्टम, वो 10+2 सिस्टम को रिप्लेस करेगा, जिसका मुख्य रूप से यही है कि बच्चे का संपूर्ण विकास हो, समग्रता से विकास हो। तो कुल मिलाकर मैं यही कहूँगा कि जो ये शिक्षा नीति है, ये समग्रता से शिक्षा को समझती है, होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करती है और जो भारतीय मूल्य हैं उनको शिक्षा के साथ इंटीग्रेट करती है और एक ग्लोबल सिटीजन तैयार करने के लिए लगी हुई है। और जो राष्ट्रीय जो कहना चाहिए ऑब्जेक्टिव हैं, चाहे वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हो या लोगों में आपस में सद्भाव की भावना हो या आर्थिक उद्देश्य हो या सामाजिक उद्देश्य हो, इन सब की पूर्ति में अपना योगदान करेगी। और जो बच्चे आज एक
कहना चाहिए कि रोजगार की जो समस्या से जूझ रहे हैं, उस समस्या का भी उसका निदान करने में सफल होगी। और इस सबके पीछे आवश्यक है एक कॉम्पिटेंट टीचर को डेवलप करना, टीचर्स की कैपेसिटी को इंक्रीज करना, बढ़ाना। यदि टीचर बड़े कॉम्पिटेंट होंगे तो ऑटोमेटिकली वो रिजल्ट अच्छे आएंगी। बच्चों को इसके बारे में बताना, समाज को जागरूक करना। और विद्या भारती द्वारा ये एक, मैं कहूँगा कि एक बड़ा ही सराहनीय कदम उठाया गया। इससे पूरे के पूरे हरियाणा में और पूरे भारतवर्ष में इसका लाभ होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ पर अपनी बात को पूरा करता हूँ। विद्या भारती और सभी भाइयों बहनों का जिन्होंने मुझे इसके यहाँ इस कार्यक्रम में आने का अवसर दिया, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कुलपति महोदय जी। आपके विचार और आपकी दी हुई जानकारी वास्तव में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को हरियाणा प्रदेश के सभी लोगों तक पहुंचाने में एक मील का पत्थर साबित होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करता हूं कुरुक्षेत्र NIT के माननीय निदेशक महोदय डॉक्टर सतीश कुमार जी से कि वो माई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कंपटीशन की प्रदेश स्तरीय ऑनलाइन लॉन्चिंग में अपना विषय हम सभी के सामने रखें। माननीय सतीश कुमार जी। कर रहे हैं, कृपया अपने को अनम्यूट करें। जी एक बार इधर से यहाँ क्लिक कर लो सर, बस ठीक है। मेरा सभी को नमस्कार। क्या आप सभी लोग सुन रहे हैं मुझे? जी सर, सुन पा रहे हैं। धन्यवाद। विद्या भारती हरियाणा द्वारा आयोजित प्रदेश स्तरीय माई NEP कंपटीशन के उद्घाटन समारोह में ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए प्रोफेसर RK मित्तल, माननीय कुलपति चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी, माननीय रवि कुमार जी, संगठन मंत्री विद्या भारती हरियाणा व अन्य सभी गणमान्य पदाधिकारी, श्रीमद् भागवत गीता वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कुरुक्षेत्र के माननीय प्राचार्य श्री अनिल कुलश्रेष्ठ जी व विद्यालय प्रबंध समिति के सभी सम्मानित पदाधिकारी, हरियाणा प्रदेश के विभिन्न विद्यालयों के सभी माननीय प्राचार्य, समर्पित शिक्षकगण व प्रतिभावान विद्यार्थीगण, अन्य आमंत्रित प्रबुद्धजन व माई NEP कंपटीशन के आयोजन समिति के सभी माननीय सदस्य, आप सभी को मेरा नमस्कार व अभिनंदन। सर्वप्रथम मैं विद्या भारती से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस प्रतियोगिता का राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन किया। ये बहुत बड़ा काम है ये, और बहुत ही सराहनीय व प्रशंसनीय कदम है। साथ ही साथ मैं उन सभी विद्यार्थियों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ जो इस प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे, और उनके अध्यापकों व अभिभावकों को भी बहुत बहुत साधु। नई शिक्षा नीति के बारे में निश्चित रूप से ही जागरूकता पैदा होगी। वह नई शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं को समझने का अवसर मिलेगा। नई शिक्षा नीति अतीत के अनुभव और वर्तमान की चुनौतियां तथा भविष्य की आवश्यकताओं को
ध्यान में रखकर बनाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। जैसे अभी प्रोफेसर मित्तल ने बहुत विस्तार में बहुत सारी चीजें आप सबके सामने रखी और बड़े ही अच्छे तरीके से उन्होंने चीजों को समझाया। मेरा भी यही मानना है कि लंबे समय तक शिक्षाविदों, बुद्धिजीवियों, विचारकों, शैक्षिक नेतृत्वकर्ताओं, प्रशासकों तथा अन्य शिक्षा क्षेत्र के विद्वानों के परामर्श, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से लगभग 1 लाख गांवों तक संपर्क संवाद, असंख्य सेमिनारों, कार्यशालाओं के आयोजन और चर्चा के उपरांत ये बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अब भारत सरकार के अनुमोदन के बाद जनता के हाथों में उपलब्ध है। निश्चित रूप से यह एक परिवर्तनकारी तथा नया मार्ग दिखाने वाला महत्वपूर्ण कदम है, जिसकी प्रशंसा की जानी चाहिए और आशा की जानी चाहिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति समग्र, एकात्मक, सर्वसमावेशी तथा उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सशक्त कदम होने के साथ साथ 21वीं शताब्दी के लिए आवश्यक कौशलों तथा मूल्य आधारित मनुष्य निर्मात्री शिक्षा पद्धति को लागू करने का मार्ग भी प्रशस्त करेगी। मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का हार्दिक स्वागत करने के साथ साथ ये विश्वास रखता हूं कि सार्वजनिक प्रयास, प्रतिभागिता तथा इसमें समाहित विभिन्न गतिविधियों द्वारा यह अपने उद्देश्यों में सफल होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रमुख बिंदुओं में शिक्षा के ढांचे में मूलभूत परिवर्तन कर उसे 5+3+3+4 बनाने का उद्देश्य शिक्षा को पूर्व प्राथमिक से सीनियर सेकेंडरी तक समग्र बनाने तथा उसे व्यावसायिक शिक्षा के साथ जोड़ना है, जो अभी नहीं है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को व्यवस्थित रूप देने से यह सीखने का आधार बनेगी और साथ ही स्वास्थ्य शिक्षा, पोषण, स्व सहायता कौशलों का विकास करने के लिए खेल खेल में शिक्षा का जो मॉडल उपलब्ध कराएगी, वह देश में 10 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से शिक्षा से जुड़े लगभग 7 करोड़ बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने में सहायक होगी। यह बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। अभी दो दिन पहले हम साक्षरता दिवस मना रहे थे, तो उन सब चीज़ों के लिए द लिटरेसी रेट इससे बहुत इम्प्रूव होगी। पढ़ाई पूरी किए बिना स्कूल छोड़ने वाले बच्चों के प्रतिशत को कम करने में और शिक्षा के दायरे को बढ़ाकर उनके लिए शिक्षा के बहुआयामी औपचारिक तथा अनौपचारिक रास्ते खोलने की नई व्यवस्था को इस शिक्षा नीति का एक आकर्षक पक्ष कहा जाना चाहिए। इस प्रकार समान तथा समावेशी शिक्षा के उस स्वरूप जिसमें आर्थिक, सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्ग पर विशेष ध्यान देकर स्कूल एजुकेशन में दिखाई देने वाले अंतर को समाप्त करना भी एक बहुत बड़ा, एक महत्वपूर्ण प्रयास है। जीवन के लिए आवश्यक कौशलों तथा क्षमताओं का विकास, विषयों की समग्रता, वैज्ञानिक सोच का विकास, डिजिटल साक्षरता तथा बहुभाषीय शिक्षण को प्रोत्साहन के माध्यम से
भारतीय भाषाओं के विकास द्वारा क्रिया आधारित प्रयासों से आज की पीढ़ी केवल आज की परिस्थितियों के लिए ही नहीं बल्कि भविष्य के भारत के लिए भी अपनी क्षमताओं से युक्त बनेगी। मूल्यांकन एग्जामिनेशन सिस्टम, जिसके ऊपर आज सुबह में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत अच्छी बातें बताई तथा हम सभी का मार्गदर्शन किया। मूल्यांकन की पद्धति को केवल परीक्षा केंद्रित न रखते हुए छात्र का मूल्यांकन बहुआयामी मानकों पर किए जाने संबंध में दिशा निर्देशों में जो परिवर्तन होने वाला है वह इस प्रणाली को सरल और अधिक समग्र बनाएगा। ये बहुत बड़ा परिवर्तन होगा और इस नवाचार के बहुत ही अच्छे परिणाम और परिलक्षित होंगे। शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा शायद प्रत्येक व्यक्ति शिक्षक शिक्षा में परिवर्तनों की प्रतीक्षा कर रहा था। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ऐसे अनेक स्तरों पर संकेत करती है कि अधिक समावेशी राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा शीघ्र ही शायद 2021 तक शिक्षक शिक्षा में अवश्य ही कुछ महत्वपूर्ण सुधार लाएगी। उच्च शिक्षा में भी अनेक परिवर्तन बहुप्रतीक्षित थे। स्नातक स्तर के 4 वर्षीय पाठ्यक्रम में एकाधिक प्रवेश निगम एंट्री एग्जिट बिंदु दिए जा रहे हैं, जो कि विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही बेहतर विकल्प होगा। अनेक नियामक संस्थाओं का विलय कर एक सशक्त नियामक संस्थान का गठन किया जाना भी एक स्वागत योग्य कदम है। एक नए राष्ट्रीय अनुसंधान के माध्यम से शैक्षिक शोध के विभिन्न क्षेत्रों का एकीकरण तथा गुणवत्ता विकास भी एक बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। शिक्षा नीति का जो प्रारूप सामने आया है उसको देखने से प्रतीत होता है कि अतीत के अनुभवों से सीख लेकर वर्तमान की चुनौतियों को समझकर तथा भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर इसको तैयार किया गया है। शिक्षा नीति से शिक्षा क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन की संभावनाएं दिखाई देती हैं और 1968 की शिक्षा नीति से अभी तक समस्या नीतियों के समुचित क्रियान्वयन की रही है। इसलिए हम सभी संबंधित संस्थानों, शिक्षाविदों, बुद्धिजीवियों, शैक्षिक चिंतकों व प्रशंसकों को इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन में अपेक्षित सहयोग करना चाहिए। मैं पुनः एक बार सरकार द्वारा राष्ट्र हित में किए गए इस महत्वपूर्ण सत्प्रयास के लिए उन सभी का अभिनंदन करता हूं जिन्होंने इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की रचना में अपना किसी भी प्रकार का योगदान किया है। हमारे जैसे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में भी हमें ध्यान करने की जरूरत है कि नई शिक्षा नीति के संदर्भ में, इसके क्रियान्वयन के संदर्भ में व इसके अनुरूप उचित बदलाव लाने में हमारी क्या जिम्मेदारी है, हमें क्या करना चाहिए। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि हमें आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए प्रयास करने चाहिए। इसके लिए टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नए नए आविष्कार करने की ज़रूरत है, जिसमें हमारे जैसे संस्थानों की अहम भूमिका होनी चाहिए। आज जिस तरह की चुनौतियां अपने देश के सामने हैं, उसे देखते हुए, देश के गौरव और सम्मान को देखते हुए ऐसे समय में यह भी आवश्यक हो जाता है कि हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जल्दी से जल्दी आत्मनिर्भर बने। इस नीति का लक्ष्य भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है।
नई शिक्षा नीति के माध्यम से भारत अपने वैभव को पुनः प्राप्त करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा में जो बड़े बदलाव किए गए हैं वो अति महत्वपूर्ण है। उसमें उच्च शिक्षा में जैसे मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का विकल्प है। जैसे मेरे मित्र ने बताया कि आप पढ़ाई के बीच में अगर अपना कुछ कार्य करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, दोबारा फिर अपनी पढ़ाई में ज्वाइन कर सकते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। इंस्टीट्यूशंस के एक्रेडिटेशन के आधार पर उसको ऑटोनॉमी मिलेगी, उससे बहुत असर पड़ता है। जैसे कि आप सबको विदित होगा कि जो इंस्टीट्यूशंस जो ऑटोनोमस हैं वो उनकी जो प्रगति है देश में वो एक अलग तरह की है। जो ऑटोनोमस नहीं है उनको हर एक बात में उनको देखना पड़ता है, बट उसके लिए उनको सक्षम होना पड़ेगा कि वो इस पर निर्भर करेगा उनकी परफॉर्मेंस क्या है। मेंटरिंग के लिए एक नेशनल मिशन का गठन हुआ है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है जो मेंटरिंग का कार्य करेगा और रिक्वायरमेंट बेस्ड जो देश की आवश्यकता है, किस क्षेत्र में हमें क्या करना चाहिए, उसी डायरेक्शन में जो स्टेक होल्डर्स हैं शिक्षा के वो कार्य करेंगे। हायर एजुकेशन के लिए एक ही रेगुलेटर होगा। ये एक दूसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। सरकारी और प्राइवेट शिक्षा मानक समान होंगे। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना, इससे बहुत बड़ा लाभ होगा। रिसर्च फाउंडेशन मिशन जो रहेगा वो उसकी डायरेक्शन में जो हायर एजुकेशन सिस्टम, जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो रिसर्च कर सकती हैं, अच्छे टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको गाइडेंस मिलेगी, उनको राशि भी उपलब्ध होगी वो रिसर्च करने के लिए। लेकिन साथ ही साथ हम लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि हम अपने इंस्टीट्यूशंस में बहुत सारे विद्यार्थी, हमारे पीएचडी के विद्यार्थी हो शोध करते हैं, आईआईटी, एनआईटीज और सारी टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ और दूसरे सारे क्षेत्रों में भी जो नॉन टेक्निकल क्षेत्र हैं, उनको सही डायरेक्शन हो। ये शिक्षा नीति उनको ये प्रदान करेगी, जो दिशा प्रदान करेगी। जो उसका शोध है उसको हम कनेक्ट करें इंडस्ट्री के साथ या रिसर्च इंस्टीट्यूशन के साथ, ताकि उसका जो 5 साल का काम, ये 5 साल का समय बहुत होता है, उस 5 साल के समय में अगर हम उसकी प्रॉब्लम अच्छी तरह से डिफाइन हो और उसकी प्रॉब्लम के साथ इंडस्ट्री अटैच हो या रिसर्च इंस्टीट्यूशन अटैच हो, तो उसको एम्प्लॉयमेंट वहीं मिलेगा, उनके लिए काम करे, वो गाइडेंस मिले फैकल्टी की, इंस्टीट्यूट के अंदर फैकल्टी गाइड करे, एक गाइड इंडस्ट्री से हो सकता है। तो उस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी अभी हो जाएंगी जो कि अभी नहीं है। तो एक इसका एक बहुत बड़ा, एक बहुत महत्वपूर्ण कदम, जो इतना एफर्ट जो रिसर्च स्कॉलर्स का होता है, वो जो थीसिस जो सीधी लाइब्रेरी में जाती हैं बस, उसके बाद बहुत कम थीसिस हमारी ऐसी होती हैं जो जिनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। प्रैक्टिकल अप्रोच, क्लासरूम टीचिंग कम हो, लेबोरेटरी में काम हो, बच्चे लेबोरेटरी में जाएं, उनको प्ले वे मेथड में पढ़ाया जाए, उनको हम लोग टेंशन ना दें, उनको स्ट्रेस लेवल ना बढ़ाएं, बल्कि उसको रोचक बनाएं, आसपास के वातावरण से जोड़ें उनको। और जैसे मैं एनआईटी का उदाहरण देता हूं, मैं हमेशा ये बोलता हूं अपने फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स, हमारा इंस्टीट्यूट हरियाणा में स्थित है, एक ही एकमात्र
ये नेशनल इम्पोर्टेंस का इंस्टीट्यूट है हरियाणा में। जो भी टेक्नोलॉजी हम डेवलप करें वो हरियाणा के प्रॉब्लम इशू उनको समझे हम लोग, क्या क्या टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम है, किस किस क्षेत्र में प्रॉब्लम है, इंडस्ट्री में क्या प्रॉब्लम है। हमारे पास में ये पानीपत है, वहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, और दूसरे आसपास में जो प्लाईवुड इंडस्ट्री है यमुनानगर में, वहाँ पे स्टूडेंट्स जाएं, टीचर जाएं, पता करें क्या हो रहा है, क्या उनकी दिक्कतें हैं, कैसे उनका समाधान हो। जब तक इस तरह का माहौल वातावरण इन इंस्टीट्यूशंस के अंदर नहीं होगा तो उसके लिए जो फ्लेक्सिबिलिटी अभी इस नई शिक्षा नीति में है वो, उससे मुझे पूर्ण आशा है कि ये चीज़ें हो पाएंगी। तो जो टेक्निकल एजुकेशन में जो बदलाव है ये एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। कौशल विकास, उस तरह के सेंटर इंस्टीट्यूशंस में हों, हर एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जहाँ पे अच्छे फैकल्टी, उनको उनका जो है इनोवेशन और जो है टीचिंग लर्निंग सेंटर होना चाहिए, ताकि वो बच्चा 4 साल के बाद जब इंजीनियरिंग करके निकले तो वो इंडस्ट्री रेडी हो। अभी इंडस्ट्री कहती है कि ये बच्चे इंडस्ट्री रेडी नहीं है। अगर आप डेटा देखें और वो पता करें उनके बारे में तो ये मालूम होता है हम लोग। तो उनका स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, इस पे बहुत स्ट्रेस है अभी भारत सरकार का पिछले 6-7 सालों से, और इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है बहुत पिछले सालों में। स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने बहुत काम किया है, और हमने यहाँ पे एक सेंटर खोला है, स्किल डेवलपमेंट सेंटर। इस तरह बहुत जगह है, गुड़गांव में सेंटर है, हरियाणा में कई जगह सेंटर हैं। तो इनका उपयोग हो, ये खाली जो जिस इंस्टीट्यूशन में है उसी के लिए नहीं, पूरे हरियाणा के स्टूडेंट्स के लिए वो वहाँ पे अपने एक्सपेरिमेंट करें, वहाँ पे देखें, वहाँ पे अपनी स्किल डेवलप करें, और उनका इंडस्ट्री में जाने का रास्ता खुलेगा। उससे बहुत बड़ा बदलाव आएगा, उनका जॉब जो है वो उनका सिक्योर हो जाएगा। मेरा मानना बेसिकली ये है, और जो इस शिक्षा नीति से होगा, बेसिकली जो नॉलेज है हमारी, जो नॉलेज हम टेक्निकल नॉलेज हो या कोई इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है उसकी नॉलेज हो, या कोई भी एग्रीकल्चर की नॉलेज हो, किसी भी फील्ड का आप उदाहरण ले लीजिए, वो जो ज्ञान है आपका, नॉलेज है, उसका एक बिजनेस मॉडल होना चाहिए। उसका यूज कहाँ पे है, क्या है, अपने देश की आवश्यकता के हिसाब से, अपनी सोसाइटी की आवश्यकता के हिसाब से। बिजनेस मॉडल स्केलेबल होना चाहिए, और उसके साथ साथ वो सस्टेनेबल भी होना चाहिए, और उसके जाने से सोसाइटी में हैप्पीनेस, खुशी का माहौल, जिसको भी वो मिले, प्रोडक्ट आपने जो बना रहे हैं वो ही शुड फील हैप्पी। यूजर्स, उपभोक्ता जो है उसे लेकर खुश हो। वो तभी होगा जब वो अफोर्डेबल होगा, जब उसको अफोर्ड कर पाएगा। तो ये एक कड़ी है, इसकी एक चीज दूसरे के बिना अधूरी है। नॉलेज का अगर कोई बिजनेस मॉडल नहीं है तो उसका कोई उपयोग नहीं है, और अगर उस बिजनेस मॉडल का वो स्केलेबिलिटी नहीं है तो बिजनेस मॉडल का कोई यूज नहीं है। इसी तरह से अगर वो स्केलेबिलिटी सस्टेनेबल नहीं है, वो सस्टेन होनी चाहिए, तो उसका कोई यूज नहीं है। और सबसे आखिरी बात, जो आप जो चीज़ बना रहे हैं, जो डेवलप कर रहे हैं, तो वो जो उसको, जो सोसाइटी को, इट शुड गिव द हैप्पीनेस। तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, ये खाली एक इंजीनियरिंग पढ़ने से ही कैन नॉट बिकम गुड इंजीनियर। उसको उसकी इकोनॉमिक्स भी सीखनी है, सोसाइटी का फाइबर उसको देखना है, किस तरह के लोग रहते हैं आसपास में, वो आप जो बना रहे हैं चीज़, या आपके 200-250 किलोमीटर के दायरे में जहाँ पे उसको मार्केटिंग करनी है, किस तरह के लोग हैं, किस तरह की सोसाइटी हैं, उसको कौन यूज करेगा, वो सब चीज़ें ये इस शिक्षा नीति में सब कुछ इस तरह का है। अगर ना इसकी सबसे बड़ी जो चैलेंज है इसका, वी हैव टू, इसका क्रियान्वयन
कैसे हो, धरातल पे इसको कैसे इसको जो है उतारा जाए और कैसे हम इसको क्रियान्वित करें। जितने भी स्टेक होल्डर हैं, माता पिता से लेके बच्चों के, पेरेंट्स से लेके मैं बोलता हूँ, पेरेंट्स हैं, टीचर हैं और स्टूडेंट्स हैं, और इससे आगे जो स्टूडेंट्स कहाँ जाएंगे, इंडस्ट्री में जाएंगे या किसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब में जाएंगे या दूसरे किसी क्षेत्रों में जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, अपनी सेनाओं में भर्ती होंगे या पुलिस सर्विस में जाएंगे, वो उनको भी उनके साथ कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। वो बताएं हमारे देश को किस चीज़ की ज़रूरत है, कंट्री की रिक्वायरमेंट क्या है। अपने कंट्री के बारे में जब तक हम बच्चों को नहीं बताएंगे, जब तक उसका उस तरह का जो विकास, जो सपना हमारे प्रधानमंत्री जी का है और सभी माननीय जो देश के बड़े बड़े नेता हैं, वो पूरा साकार हमें करना है, तो कनेक्टिविटी करनी है हम लोग। तो ये सब चीज़ें कुछ मैं आपको बताना चाहता था। जो पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट तो मेरे मित्र प्रोफेसर मित्तल ने ऑलरेडी वो कवर कर लिए, मैं उनको दोबारा नहीं दोहराऊंगा। जो मुझे उसमें लगा कि जो मुझे और उसमें ऐड करना चाहिए, वो मैंने आपको अपने विचार रखे। सो इसके आगे बस मैं यही कहूँगा, छात्रों को उद्यमी बनाने के लिए हमें प्रेरित करना है। वो जॉब सीकर नहीं, जॉब गिवर होंगे। उसके लिए जरूरी ट्रेनिंग है, और क्लासरूम टीचिंग के बजाय केस स्टडी, वो बताया मैंने, वो सब जो है ये बहुत ज़रूरी है। तो अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि आओ हम सब उच्च शैक्षणिक मापदंड स्थापित करते हुए शिक्षा नीति के कार्यान्वयन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें, जिससे हम अपने देश का विकास उन ऊंचाइयों तक ले जा सके जहां हर भारतवासी सुखी हो, खुशहाल हो, अपना भारत श्रेष्ठ व संपन्न हो, दुनिया के विकसित देशों की पंक्ति में अग्रणी स्थान पर खड़ा हो। और मुझे खुशी है कि मैं इस समारोह का हिस्सा बना। आपने मुझे सम्मान व आदर दिया, इसके लिए मैं विद्या भारती का आभारी हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस प्रतियोगिता की अपूर्व सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय निदेशक महोदय NIT कुरुक्षेत्र। आपका विचार, आपके द्वारा दी गई जानकारी वास्तव में माई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा ये बैनर तले किए जा रहे जो भविष्य में होने वाले अनेक प्रकार की प्रतियोगिता के माध्यम से प्रत्येक छात्र तक माई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की जानकारी जरूर पहुंचेगी, और आपका हमारा सहयोग हमेशा सदैव बना रहेगा। आपका मार्गदर्शन सदैव हमको मिलता रहे, यही मैं आज का इस विषय को लेकर आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जैसे कि कार्यक्रम के शुभारंभ में संजय चौधरी जी ने हम सबके सामने बात रखी थी कि एक वीडियो आपके सामने अभी हम लोग दिखाने जा रहे हैं। उस वीडियो में इस कंपटीशन में रजिस्ट्रेशन हेतु किस प्रकार से हम पूरी प्रक्रिया होगी, तो वह प्रक्रिया आपको एक वीडियो के माध्यम से दिखाई जाएगी। तो आपसे निवेदन है कि आप वह वीडियो का जानकारी प्राप्त हेतु को ध्यान से देखें। धन्यवाद। आवाज नहीं आ रही। स्पीकर ऑफ करो। नहीं आ रही आवाज नहीं है जी, देख रहे हैं।
क्या कर रहे हो? पीछे तो रहा था। आवाज नहीं आ रही है। क्यों मेरे को आप लोग तो आ रही है? आपको कितने बंद कर दिया? हाँ बोलिए। इधर तो आ रहा है यार साउंड। नमस्कार। चलो किसी टेक्निकल इश्यूज के कारण वीडियो की शायद आवाज आप लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। ये वीडियो हम लोग आप सबको जो संविधानों के जो आचार्य हैं, हम सबके पास जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनके पास हम व्हाट्सएप के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से भेज देंगे। आप अपनी जानकारी उससे ले सकते हैं। मेरा अनुरोध अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सभी जो कार्यकर्ता आज हमारे साथ जुड़े हैं, माननीय विक्रांत खंडेलवाल जी की अगुवाई में, मेरा उनसे अनुरोध है कि आप लोग यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में काम करते हैं, आप लोगों का बहुत बड़ा दायरा है। विद्यार्थी परिषद एक विद्यार्थियों का बहुत बड़ा संगठन है हमारे हरियाणा में, हमारे पूरे भारत में। मेरा उनसे अनुरोध है कि वो पीजी और यूजी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करें, ताकि वो मैक्सिमम हमारे रजिस्ट्रेशन हमारे उस पर पोर्टल पर हो, और हमारी जो एजुकेशन पॉलिसीज की बात है वो कैंपस में जाए, कैंपस में चर्चा का विषय बने वो, ताकि हर जो बच्चा है, हर जो विद्यार्थी है, वो उसमें हिस्सा ले और अपना ज्ञान भी बढ़ाए और दूसरों का भी बढ़ाए। धन्यवाद संजय चौधरी जी। और वास्तव में अगर हम सब प्रयास करेंगे तो इस कंपटीशन के माध्यम से, इस समय के अंतराल के माध्यम से
हम सबके प्रयास के साथ विद्या भारती और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्ता एक साथ मिलकर अगर हम सब प्रयास करेंगे तो वास्तव में समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक, हर विद्यार्थी तक हम अपनी इस जानकारी को हम पहुंचा पाएंगे। अब मैं कार्यक्रम के आगे बढ़ाने के हेतु मैं निवेदन करता हूं हमारे आदरणीय श्री अवधेश पांडे जी से कि वो धन्यवाद ज्ञापित करने हेतु अपना विचार रखें। भाई साहब अनम्यूट करें अपने आप को। अवधेश जी अनम्यूट कीजिए। मैं तो ट्राई कर रहा हूँ, उधर से आप अलाउ करें ना। हाँ ठीक। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। अभी अपने बीच तो प्रसिद्ध बौद्धिक जगत के जाने माने लोगों का भी मार्गदर्शन मिला। तो अपने बीच जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक NIT के डायरेक्टर प्रोफेसर सतीश कुमार जी ने उच्च शिक्षा के विषय में क्या क्या चीजें हैं बहुत बारीकी से, और इसी तरीके से चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के जो उपकुलपति हैं प्रोफेसर RK मित्तल जी ने बहुत विस्तार से इन सारी चीजों की चर्चा की है। तो वो उनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि बहुत सारी चीजें जो उन्होंने हमारे विद्या भारती के विद्यालयों के जो जुड़े हुए प्रधानाचार्य हैं, आचार्य हैं और प्रांत के जो अधिकारी हैं उनके बीच सारी चीजें जो है बड़ी बारीकी के साथ जो है उनका आलोचनात्मक एक प्रकार से अध्ययन कहूंगा कि ये चीजें होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा नीति का क्रियान्वयन जो है वो उसके ऊपर सारी सफलता निर्भर करती है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कुछ इन्हीं बातों पर जोर दिया था कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जैसे कि NIT के डायरेक्टर सतीश कुमार जी ने बताया कि भाई क्या होना चाहिए, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि जो शिक्षा नीति है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ये सिर्फ पढ़ाई लिखाई के तौर तरीकों में बदलाव करने वाली नहीं है, बल्कि 21वीं शताब्दी का भारत तैयार करने की एक प्रकार की नीति है। तो इस 21वीं शताब्दी के भारत को तैयार करने की नीति है। तो इसके लिए तो एक प्रकार का जो माई नैप, ये जागरूकता अभियान है और हर एक विद्यार्थी को, हर एक समाज के व्यक्ति को जागरूक करने का काम जो उपस्थित विद्वानों ने किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी संदेह और सवाल जो मान लिया हो सकते हैं, उनका भी किस प्रकार से निराकरण हो, उनको किस प्रकार से सुलझाया जाए और सुलझा करके देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को किस प्रकार से क्रियान्वित किया जाए, इसके लिए भी डायरेक्टर सतीश कुमार जी ने बड़े अच्छे अच्छे सुझाव दिए हैं। और वाइस चांसलर मित्तल साहब ने भी अपनी बातें कही हैं। तो उन दोनों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद विद्या भारती हरियाणा की तरफ से। इसी प्रकार से विद्यार्थी परिषद के हमारे उत्तर क्षेत्र के संगठन मंत्री विक्रांत खंडेलवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, श्याम राजावत जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, विद्यार्थी परिषद हरियाणा के अध्यक्ष राजेंद्र धीमान जी, मंत्री सुमित जागलान जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और विद्यार्थी परिषद की तरफ से जो संयोजक सरोज कुमार जी, उनका भी बहुत आभार। और इस सारे कार्यक्रम का मैं देख रहा हूं कि जो ऑनलाइन संचालन कर रहे हैं हिमांशु जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस सारे बड़ी कुशलता के साथ संचालन करने के लिए। और विद्यार्थी परिषद के अन्य सभी कार्यकर्ता, बलजीत जी भी देख रहा हूं मैं जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद बलजीत जी का। और जितने भी अन्य कार्यकर्ता हैं जो इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, सभी का आभार और धन्यवाद। विशेष रूप से जो कार्यान्वयन के लिए विद्यार्थी परिषद का सहयोग अपेक्षित है, तो विद्यार्थी परिषद का
जो सहयोग है विद्या भारती को हमेशा मिलता रहा है। और मैं आशा करता हूँ कि मैं भी विद्यार्थी परिषद का एक पुराना कार्यकर्ता रहा हूँ, तो इसलिए अपेक्षा है कि विद्यार्थी परिषद का विद्या भारती मिलकर के इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे और अधिक से अधिक माई नेप प्रतियोगिता में सहभागी बने छात्र, तभी हमारे प्रधानमंत्री जी का जो एक आशा है कि ये जन जन तक पहुंचे और 21वीं सदी का भारत तैयार हो, ये तभी संभव होगा। हमारे विद्या भारती के जितने भी प्रधानाचार्य आचार्य इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं और काफी बारीकी के साथ उन्होंने सारी बातों को समझा होगा, तो उनका भी पूर्ण सहयोग तन मन से इसमें प्राप्त होगा। तो सभी कार्यक्रम में उपस्थित महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय अवधेश कुमार पांडे जी। अभी हम कार्यक्रम का समापन करने हेतु शांति मंत्र के साथ हम आज के हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के प्रदेश स्तरीय लॉन्चिंग के अवसर पर हम आज के कार्यक्रम समापन अवसर पर हम शांति मंत्र के साथ आज का कार्यक्रम का समापन करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि शांति मंत्र के साथ एक पंक्ति मैं दोहराऊंगा, उसके बाद आप सब लोग जुड़कर अपने अपने स्थान पर बैठे हुए भी अपने ध्वनि के साथ जुड़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का जुड़ने के लिए सभी को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। संजय चौधरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद पूरे संयोजन के लिए, बड़ा अच्छा संयोजन किया है। सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।